भैया 80% से ज्यादा सीटें तो सिर्फ बीटेक वाले ले जाते हैं। हमारा क्या होगा, हमने तो सिर्फ आईटीआई की हुई है। भैया मैं तो सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ हूं, क्या हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इस तरीके के न जाने कितने स्टूडेंट्स के डाउट चलते रहते हैं। मैं आज इस मिथ से पर्दा उठाऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप डिप्लोमा किए हुए हैं, चाहे आप आईटीआई किए हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि हमारे खुद के बैच में जो 60 या 90, या तो 60 स्टूडेंट का बैच था या 90 का, ये मेरे को कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि कितने कितने स्टूडेंट्स उसमें, डिप्लोमा वाले कितने थे, कितने बीटेक वाले थे, कितने एमटेक वाले थे, और एक स्टूडेंट उसके अंदर पीएचडी वाला भी था, और आईटीआई वाले कितने स्टूडेंट्स थे उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके पीछे की मैं आप लोगों को एक सच्चाई भी बताऊंगा कि रियल में आप लोगों के सामने जो आंकड़े आते हैं वो कहां से आते हैं। जो यूट्यूबर या जो लड़का आपको ये वाली बात बता रहा है कि हमारे यहां तो मैक्सिमम लड़का बीटेक था, बस एक दो ही लड़का था जो डिप्लोमा था, तो आखिरकार उसने जो सेंटेंस बोला है वो क्यों बोला है, और क्या आप सिलेक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत आसानी से बताऊंगा, और बहुत ही आसानी से आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक जगह लिखी हुई है ये चीज, उसी टाइम की लिखी हुई है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी यहां पे मैंने लिखा है हम लोगों के बैच का क्या था। देखिए मुझे इतना थोड़ा सा डाउट है इस चीज पे कि 90 थे या 60 स्टूडेंट्स थे। अब आप मान लीजिए 60 स्टूडेंट रहे होंगे या 90 रहे होंगे, इतने का हमारा बैच था, और इस बैच के अंदर 3 लड़के सिर्फ डिप्लोमा वाले थे। अभी सुन लेना क्यों थे, वो रीजन बताऊंगा मैं। 3 लड़के सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले थे, 2 लड़के आईटीआई प्लस डिप्लोमा थे, इसके अलावा 3 लड़के एमटेक करे हुए थे, और इसके अलावा एक बच्चा पीएचडी था, और ये जो 2 लड़के हैं ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के थे। ये इस तरीके की चीजें देखने को थी हमारे बैच के अंदर, जिस बैच में हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी। अब मैं आप लोगों को इसके पीछे की सच्चाई बताता हूं, आप लोगों को देख के घबराना नहीं है। यहां पे बहुत ही कम स्टूडेंट हैं, टोटल अगर जोड़ोगे तो करीब करीब 10 के आसपास आ रहे होंगे। 3 2 5 और 3 8, और ये भी एमटेक वालों को तो तुम बीटेक में ही जोड़ो, इस चीज को भी खत्म करो, पीएचडी को भी बीटेक में ही जोड़ो, तो 3 और 2 5 और 2 7, सिर्फ 7 बच्चे हैं जो आईटीआई और डिप्लोमा वाले सेलेक्ट हुए हैं। बाकी 60 बच्चों का अगर बैच माने तो 53 बच्चा सिर्फ और सिर्फ बीटेक एमटेक वाला घुसा हुआ था, और 90 का अगर बैच मानोगे तो लगभग 80 बच्चा बीटेक एमटेक वाला घुसा हुआ था। तो आखिर ऐसा क्यों? अब देखिए ये है अधूरी सच्चाई। अब मैं रियलिटी आपको बताता हूं होता क्या है। देखिए जैसे मैं बंदा था, मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ, मैं ओबीसी का था। इसका सीधा सा मतलब है कि जो मेरा वाला बैच गया होगा उसके अंदर लगभग टॉपर स्टूडेंट रहे होंगे। आप इस चीज को भी तो समझिए, जो मेरा बैच गया उसमें मैक्सिमम लड़के टॉपर रहे होंगे। अब जब मैक्सिमम लड़के टॉपर मार्क्स वाले हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, तो निश्चित तौर से उसमें ज्यादा लड़के बीटेक एमटेक वाले और डिप्लोमा वाले ही होने हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ हमारा ही बैच गया? उसके नीचे भी तो कंटिन्यूअस बैच गए, ऐसे बैच गए, ए बैच, बी बैच, सी बैच, जी बैच, एच बैच, एल आई बैच तक गए थे। तो अगर हम पहले बैच में मान लीजिए चले गए तो उसमें तो टॉपर्स बच्चे होने ही हैं। लेकिन क्या आई बैच में भी यही रेशियो रहा होगा? क्या जे बैच के अंदर भी यही रेशियो रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नीचे वाला बैच है, अगर आप उसको, अब मान लीजिए कोई यूट्यूबर जो ए बैच का है या बी बैच का है, तो उसके सामने तो वही रेशियो निकल के आएगा जो उसने आपको बताया, और वो आप पे फॉलो करने लग जाओ। आप सोचो कि हाँ जी ऐसा ही होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ए बैच वाले स्टूडेंट्स के आई बैच वाले को कंपेयर करोगे तो रिजल्ट्स बिल्कुल पलट जाएंगे, उल्टे रिजल्ट्स हो जाएंगे। यहां आई बैच में कम मार्क्स वाले लड़के सेलेक्ट होते हैं क्योंकि ये लास्ट बैच जा रहा है। तो इस बैच के अंदर आप पाएंगे कि मैक्सिमम लड़का आईटीआई डिप्लोमा होगा, और इस बैच के अंदर बीटेक एमटेक होगा। इसलिए आपको रत्ती भर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है एग्जाम का सिलेबस, मान लेते हैं ये आपके एग्जाम का सिलेबस है। आप पूरी जी जान लगा के सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे फोकस्ड रहिए, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
आप सिर्फ अपने सिलेबस की एक एक चीज को कवर कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना आपने आईटीआई की, ना आपने डिप्लोमा किया, ना आपने कुछ किया, सिर्फ 10th वाले स्टूडेंट को बैठा लीजिए, अगर उसने प्रॉपर तरीके से सिलेबस को कवर कर लिया, आपसे अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा। बीटेक वाले को पछाड़ देगा, एमटेक वाले को पछाड़ देगा, क्योंकि सिलेबस ही तो कवर करना है। अगर आपने जी जान लगा के अपने सिलेबस को कवर कर रखा है, मैं आज भी कह रहा हूं, एक सीबीएसई का बच्चा जो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर वो साथ में अपने 10th के बच्चे की बात कर रहा हूं, साथ में वो एमसीक्यूज भी लगा ले, तो आपके उतने साइंस में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जितने वो बच्चा करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस चीज से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आईटीआई वालों के सिलेक्शन हो रहे हैं कि डिप्लोमा वालों के हो रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए, मेरा सिलेबस में जो चीजें दी हैं, क्या मेरी वो सारी की सारी चीजें बेहतरीन तरीके से कवर हुई हैं? ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से मैं कॉम्पीट कर रहा हूं, मान लीजिए टेक्स्ट बुक पे एप्लीकेशन पे लगा रहा हूं, किसी और एप्लीकेशन पे लगा रहा हूं, वहां पे क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूं? अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आपको रत्ती भर घबराने की जरूरत नहीं है कि आप बीटेक से हैं, डिप्लोमा से हैं या आईटीआई से हैं। दूसरी एक चीज आपको बताता हूं कि बीटेक वालों के सिलेक्शन क्यों ज्यादा होते हैं या फिर एमटेक वाले का सिलेक्शन क्यों हो रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, एक छत है, मान लीजिए 20 फीट की छत है, 20 फीट की छत से अगर एक बार आप कूद गए तो आपको एक्सपीरियंस हो गया और अब आप खुश हो, अगली बार आप कूद जाओगे। लेकिन आप एक भी बार नहीं कूदे तो फिर आपको डर लगता रहेगा कि मैं कूदूंगा, कूद पाऊंगा या नहीं कूद पाऊंगा। सेम बीटेक वाले और आईटीआई वाले बच्चों के साथ की कंडीशंस हैं। आईटीआई वाला बच्चा कभी उतना नहीं पढ़ा होगा जितना बीटेक वाला बच्चा पढ़ता है, क्योंकि उसके माइंड पे एक प्रेशर आता है और उस प्रेशर की वजह से कई बार बीटेक वाले स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और उससे ज्यादा वो पहले ही एंट्रेंस के लिए पढ़े होते हैं, एआई ट्रिपल ई वगैरह के लिए। तो उनका माइंड जो है प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है और जब वो इस पेपर के सिलेबस को देखता है तो उनको लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो सब हमने सीबीटी वन का जो सिलेबस है या सीबीटी 2 का जो सिलेबस है, ये तो सारा का सारा हमने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, जब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात हो रही है, इसका सारा सिलेबस तो वो लोग किस चीज में पढ़ चुके होते हैं? डिप्लोमा वाला फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुका होता है, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुका होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में सब लोग वही चीजें पढ़ते हैं जो आप ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हो, और सेकंड सेमेस्टर में सब लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हैं, यानी कि 12th वाली चीजें पढ़ते हैं। तो उन लोगों को बहुत आसान लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है, उनको क्यों और आसान लगता है? जब सीबीटी 2 का पेपर आता है तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता है किस चीज से रिलेटेड है, 12th से रिलेटेड है, 11th से रिलेटेड है। और जब वो एआई ट्रिपल ई का पेपर दे रहे होते हैं तो उन्होंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप किए होते हैं एआई ट्रिपल ई के लिए, तो उनको तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने होते हैं। यहां के जो क्वेश्चंस हैं ये तो बहुत आसान है। और फिर सोने पे सुहागा जब हो जाता है, जब वो 3rd सेमेस्टर में आते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ रही है कि उनका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से इससे मैच कर जाता है। बस एक ट्रेड है जिसमें कई बार उनको लग सकता है कि यार ये तो आईटीआई का सिलेबस है, लेकिन उसके लिए भी मैं बता दूं, बीटेक वालों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीजल मैकेनिक में आईसी इंजन का मैक्सिमम पार्ट आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके का पेपर आता है। अगर इस चैनल पे नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे एक एक चीज ऑथेंटिक रेलवे के रिगार्डिंग आप लोगों को दी जाती है। अगर आप नए हैं, आपने क्लिक कर लिया है और यहां तक वीडियो देख ली है, तो आप निश्चित तौर से चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला तो डर आप लोगों का ये निकल जाना चाहिए कि भैया मुझे आईटीआई है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिर्फ, अब देखिए ये जो बात चल रही थी बीटेक वाले की, अब उस पर क्या है, उसके माइंड पे प्रेशर को झेलने की आदत हो गई है, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है एक बार। तो अगर एग्जाम के टाइम पे या कभी भी उसे अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़े तो उसे कोई भी टेंशन नहीं है, वो लिमिट क्रॉस कर लेगा, क्योंकि वो पहले कर चुका है। आप लोग क्या है, अभी तक कंफर्ट में पड़े रहते हो, आप लोगों ने वो लिमिट क्रॉस नहीं की है। उसको पढ़ने की एक हैबिट है, उसने एक हैबिट डाली हुई है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ यहां पे निठल्ले टाइप के बच्चे होंगे, वो कहेंगे हम तो बीटेक में भी ना पढ़े, तभी तो तुम ऐसे हो। बीटेक में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये एग्जाम तो आपके लिए खेल है, कुछ भी नहीं है एग्जाम में। इसलिए मैं बुरा मत मानना, ये आपको मोटिवेशन के लिए था। इस चीज का आप ध्यान रखिए कि बीटेक वालों को निश्चित तौर से बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन कोई भी डिप्लोमा का स्टूडेंट या कोई भी आईटीआई का स्टूडेंट अगर अपने सिलेबस पे पूरी तरीके से फोकस्ड है तो किसी का बाप उसका सिलेक्शन नहीं रोक रहा है। मैं खुद कह रहा हूं आप लोगों को, बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जाम है। 10th का बच्चा भी साइंस में आउट ऑफ 30 ग्रुप डी के अंदर, और अगर आपका एग्जाम है 20 में से 20 मार्क्स लेके आ सकता है।
बड़े ही आसानी से, क्योंकि सारा का सिलेबस उसका 10th और 9th का ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को आप समझिए, इस चीज से मत टेंशन लीजिए। जो लड़का या जो यूट्यूबर आपको ये वाली बात बता रहा है कि हमारे बैच में ऐसा हुआ था, तो उससे पूछो कि तू टॉपर्स बैच में रहा होगा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि हमारे टॉपर्स का बैच था। मतलब एक तरीके से रैंक के हिसाब से बुला लेते हैं ना ऊपर, कि भाई ये बच्चे हैं तो 1 से 90 वालों का पहला बैच चलेगा, फिर 90 से 180 का दूसरा बैच चलेगा, 180 से आगे के बच्चों का तीसरा बैच चलेगा। इस तरीके से बैच चलते हैं। तो जब इस तरीके से बैच चलते हैं तो निश्चित तौर से जिस बैच में जिस यूट्यूबर ने किसी ने वीडियो बनाई होगी तो उसके बैच में इस तरीके की चीजें रही होंगी। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी लिमिट्स में मत रहो, थोड़ा सा लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करो। कब तक कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे? अगर कंफर्ट जोन ही नहीं त्यागा तो आप समझ लीजिए कि लास्ट टाइम तक, अब देखिए डे बाय डे कंपटीशन टफ होता जा रहा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेट होने से कितना ज्यादा, अगली वीडियो में इसी पे देने वाला हूं कि आप लोगों को कितनी ज्यादा और मेहनत की जरूरत है। एग्जाम जितना लेट हो रहा है आप ये मत समझिए उतना ज्यादा टफ हो रहा है जितना लेट हो रहा है एग्जाम। बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए, मैं तो कह रहा हूं एक आईटीआई वाले बच्चे, जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, मैं उससे भी ये प्रॉमिस कर रहा हूं, आईटीआई वाला हो, डिप्लोमा वाला हो, बीटेक वाला हो, सब कंटिन्यूअस आप अपने सिलेबस पे नजर बना के रखिए। 100% आप भी उनके बराबर पहुंच जाएंगे जो बीटेक एमटेक वाले हैं। बस इतना तो मैं हमेशा से मानूंगा कि जिस बच्चे ने हायर स्टडीज की हुई है उसका दिमाग इतना खुल चुका होता है कि उसको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बनने लगती हैं। जब वो पेपर देखेगा तो उसे लगेगा कि ये तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मतलब बहुत सारी चीजें मैकेनिक्स के अंदर देखेगा, वो फ्रिक्शन उसका कंप्लीट हो रखा है, पुली उसकी कंप्लीट हो रखी है, लीवर उसका कंप्लीट हो रखा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उसने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। सिंपल मशीन पूरा चैप्टर उसने पढ़ रखा है, तो उसको वो चीजें आसान लगती हैं। आपको हो सकता है वो डिफिकल्ट लग सकती हैं। ये डिप्लोमा वाले के केस में भी है, डिप्लोमा वालों ने भी सब चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आसान है। लेकिन आपने भी पढ़ लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नहीं कर पाओगे। अरे उसने भी पढ़ा है वहां, आप भी पढ़ रहे हो यहां, तो दोनों बराबर हो मेरे लिए। तो बाकी आपका मन है, जो आपका मन करे वो करिए। चैनल पे अगर आप नए थे तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, 1% भी अगर आपको लाभ मिल रहा है इस चैनल का, तो आप निश्चित तौर से चैनल से जुड़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। हम लोग ग्रुप डी और आईटीआई वालों के लिए कोर्स लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया अभी मत लाइए, क्योंकि अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर स्टार्टिंग में ही ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर दोबारा से बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब आप बताइएगा कमेंट में कि क्या करना चाहिए। अभी स्टार्ट करना चाहिए, मैं तो रक्षाबंधन के बाद सोच रहा था, लेकिन मुझे इस तरीके के सुझाव आए हैं कि भैया अभी मत स्टार्ट करो, अक्टूबर में स्टार्ट कर देना। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप लोग चाहते हैं तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।